Nicol prism is a device, rather it is an optical device. Which works on the phenomena of double refraction. जो डबल रिफ्रैक्शन का फिनोमेना हम स्टडी कर रहे थे उसी के ऊपर ये वर्क करती है. ठीक है, निकोल प्रिज्म. इट वाज devised by this person William Nicol in 1828. और डबल रिफ्रैक्शन का फिनोमेना थोड़ा सा रिकैप्चुलेट करते हैं. मुझे लगता है कि जो दिवाली ब्रेक था उसके चक्कर में काफ़ी टाइम हो गया है, आप लोगों के दिमाग से शायद वो निकल ना गया हो. हल्का सा रिकैप्चुलेट करके फिर आगे चलते हैं. उसमें हमने कैल्साइट क्रिस्टल के बारे में बात की थी. और कैल्साइट क्रिस्टल के केस में आपको याद हो तो जब भी हम रे इंसिडेंट करते हैं, अनपोलराइज्ड रे इंसिडेंट करते हैं, देन दैट गेट्स ड्यूली रिफ्रैक्टेड. उसमें हमें दो तरह की रेज मिलती हैं, है ना. वन वाज योर ऑर्डिनरी रे, अनदर वन वाज योर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे. एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे की बात करें तो उसमें जो वाइब्रेशंस हैं, दीज वाइब्रेशंस आर इन द plane of paper, whereas in case of ordinary ray the vibrations they were perpendicular to the plane of paper or board. ऐसा ही था ना. ठीक है, ये दो तरह की रेज हमने देखी थी. और स्पेशली कैल्साइट क्रिस्टल की जब हमने बात की थी तो कैल्साइट क्रिस्टल के केस में जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी ऑफ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे, दैट वाज मोर इन कंपैरिजन टू ऑर्डिनरी रे. ऐसा ही था कि नहीं. द वेलोसिटी ऑफ extraordinary ray that was more in comparison to ordinary ray. ठीक है, ऐसा ही था. और उसके पीछे हमने रीजन भी दिया था, by using the reason of your refractive index. जो refractive index encountered by your this ray, extraordinary ray is less as compared to the refractive index encountered by or experienced by ordinary ray. ordinary ray ऐसा ही था कि नहीं. याद आ रहा है? फिर से बता दो. दो तरह की रेज में स्प्लिट हो जाती है, अनपोलराइज्ड रे, है ना. और दोनों ही रेज कैसी हैं? पोलराइज्ड रेज होंगी, है ना. अगर इस केस में भी देखोगे आप यहाँ पे तो दो तरह की रेज हैं. फर्स्ट वन इज योर, दिस वन इज योर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, दिस वन इज योर ऑर्डिनरी रे. ऐसा ही है ना, है ना. आगे का फिनोमेना बाद में डिस्कस करते हैं, आगे क्या हो रहा है थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे. ठीक है, यहाँ पीछे जहां मैंने ये येलो लाइंस लगाई हैं यहाँ देख लीजिए. तो यहाँ पे वाइब्रेशंस, these vibrations they are in the plane of paper, and these dots they show the vibrations which are perpendicular to the plane of paper. जो extraordinary ray है तो extraordinary ray के केस में obviously velocity was more, refractive index encountered or experienced by this ray was less, इसलिए इसकी velocity ज्यादा थी. refractive index कम है तो उसकी जो velocity वो ज्यादा होगी, obviously बात है, आपको पता ही है. और इसके लिए obviously velocity कम है और refractive index encountered by ordinary ray was more. ये क्लियर है. ठीक है, उसके बाद हमने बात की थी हाइजेंस थ्योरी, that was used to explain this phenomena of double refraction. हाइजेंस थ्योरी हमने लास्ट टॉपिक डिस्कस किया था. और उसमें मैंने क्या कहा था कि हाइजेंस थ्योरी किसके ऊपर बेस्ड है? वेव फ्रंट्स और वेवलेट्स की बात करते हैं कि every point on the primary wavefront that act as the source of secondary wavelets. ऐसा ही था ना. और अगर हाइजेंस थ्योरी की बात करें भी तो हाइजेंस थ्योरी के केस में अगर कोई सोर्स है, यहाँ से कोई वेवफ्रंट, प्राइमरी वेवफ्रंट है, तो इसके ऊपर हर एक पॉइंट जो है क्या करेगा? इट विल बी द सोर्स ऑफ सेकेंडरी वेवलेट्स. ये प्राइमरी वेवफ्रंट था ना, तो इसके ऊपर ये सेकेंडरी वेवलेट्स कुछ इस तरह से होंगे, स्फेरिकल थे. पढ़ा था हमने इसे, पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था, है ना. 12th से करते आ रहे हैं इसे. कुछ इस तरह से वेवलेट्स बनते हैं और जब इसको हम मिलाते हैं तो इसका जो लोकस लेते हैं तो दैट विल गिव यू सेकेंडरी वेवफ्रंट, है ना. तो इस तरह से वेवफ्रंट हमारा जो है, हाइजेंस ने कहा था कि हमारी लाइट इस तरह से जो है वो आगे मूव करती है ना. तो ये स्फेरिकल है. यहाँ तो 2 डायमेंशन हम देख रहे हैं, हमें क्या दिख रहे हैं? ऐसे आर्क से दिख रहे हैं, पर एक्चुअल में कैसे है? अगर पॉइंट सोर्स है तो कैसे होंगे? स्फेरिकल स्फीयर्स बनेंगे. एक स्फीयर बना, उसके ऊपर छोटे छोटे स्फीयर्स बनेंगे. उनको जब आप मिलाओगे, लोकस लोगे, तो क्या बनेगा? एक और स्फीयर बनेगा बाहर वाला, है ना, आउटर स्फीयर. तो अंदर वाला क्या बन गया आपका? प्राइमरी, एंड आउटर वाला सेकेंडरी, है ना. पर इस केस में जब इस डबल रिफ्रैक्शन फिनोमेना को हाइजेंस थ्योरी से एक्सप्लेन करते हैं तो उस केस में ये देखा गया कि भी
यहाँ पे जहाँ एक सिंगल स्फेरिकल वेवलेट बन रहा है, ये जो स्फेरिकल वेवलेट है दैट इज ड्यू टू ऑर्डिनरी रे, दैट इज ड्यू टू ऑर्डिनरी रे whereas in case of this extraordinary रे की बात करें तो जो वेवलेट है दैट बिकम्स दिस, कैसा है ये, एलिप्सॉइड की फॉर्म में है, कैसा है, एलिप्सॉइड की फॉर्म में है। तो दिस रिप्रेजेंट्स योर वेवलेट ड्यू टू एक्स्ट्राऑर्डिनरी एंड दिस रिप्रेजेंट्स योर ड्यू टू ऑर्डिनरी रे। और ये किस केस में था, कैल्साइट क्रिस्टल के केस में, कैल्साइट क्रिस्टल के केस में था, है कि नहीं, है ना। तो इसकी जो वेलोसिटी थी ज्यादा थी और इसकी वेलोसिटी कम थी, इसलिए क्या है ये इसको एनक्लोज कर रहा है। कौन एनक्लोज कर रहा है, द वेवलेट ऑफ एक्स्ट्राऑर्डिनरी रे दैट एनक्लोजेस योर ऑर्डिनरी रे, द वेवलेट ऑफ ऑर्डिनरी रे। ये हमने लास्ट टॉपिक किया था, है ना, किया था कि नहीं। और इस तरह के जो क्रिस्टल्स हैं उनको हम नाम दिया था नेगेटिव क्रिस्टल्स, क्या कहा था इनको, नेगेटिव क्रिस्टल्स नेम दिया था, ठीक है। और सिर्फ ऐसे ही नहीं है, अगर हम इसकी जगह पे दूसरा कौन सा, क्वार्ट्ज, अगर हम क्वार्ट्ज यूज करते हैं तो ये फिनोमिना उल्टा हो जाता है, अपोजिट हो जाता है। अपोजिट कैसे हो जाता है कि भाई जो पर्टिकुलर वेवलेट हमारा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे की वजह से है तो बनाएगा तो एलिप्सॉइड, पर इट विल बी एनक्लोज्ड बाय द वेवलेट ड्यू टू ऑर्डिनरी रे, ऑर्डिनरी वाला तो स्फेरिकल ही रहेगा, पर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वाला अब क्या हो गया, उसने एनक्लोज कर लिया। तो इस केस में जो वेलोसिटी है, ऑब्वियसली वेलोसिटी ऑफ दिस extraordinary ray that will be less in comparison to velocity of ordinary ray, है ना, इसलिए उसको एनक्लोज कर रहा है, इसलिए वो उसको एनक्लोज कर लेगा। इज इट ओके। ये थी हाइजन थ्योरी के बेसिस के ऊपर डबल रिफ्रैक्शन फिनोमेना को किस तरह से हम एक्सप्लेन कर सकते हैं, इज इट ओके। ये चीज समझ में आ गई, ठीक है ना। अब इसी के ऊपर आगे कंटिन्यूएशन में टॉपिक है निकोल प्रिज्म, है ना। ये छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, आ जाते हैं एग्जाम में, है ना। छोटा सा चैप्टर है, छोटा सा यूनिट है, और ऐसे ही छोटे छोटे से टॉपिक्स हैं, ठीक है। अगर समझ में आ जाता है तो इसमें अच्छा स्कोर कर सकते हो इस यूनिट में, ठीक है। निकोल प्रिज्म की बात करें तो निकोल प्रिज्म भी किसके ऊपर बेस्ड है, इसी फिनोमेना के ऊपर बेस्ड है, डबल रिफ्रैक्शन फिनोमेना के ऊपर ही बेस्ड है। निकोल प्रिज्म के केस में भी जो हमारा क्रिस्टल है दैट इज कैल्साइट क्रिस्टल, जो हम क्रिस्टल लेने वाले हैं वो कैल्साइट क्रिस्टल है, ठीक है। हाँ, इस केस में जो क्रिस्टल है उसको कुछ इस तरह से कट करते हैं, ध्यान से सुनना जो मैं कह रहा हूं, जो क्रिस्टल है इसको कुछ इस तरह से कट करते हैं कि इसका जो प्रिंसिपल सेक्शन है, प्रिंसिपल सेक्शन की भी बात की थी ना हमने पहले, प्रिंसिपल सेक्शन की भी बात की थी ना हमने। तो जो प्रिंसिपल सेक्शन है वो प्रिंसिपल सेक्शन के जो एंगल्स हैं दे बिकम्स 68 डिग्रीज एंड 112 डिग्रीज, दिस वन इज योर 112 डिग्रीज। अर्लियर केस में शायद ये 71 था, लास्ट वाले केस में दिस वाज 71 डिग्रीज एंड द अदर वन वाज योर 109 डिग्रीज, ठीक है। लास्ट जो हमने देखा था कैल्साइट क्रिस्टल के, जब हमने डबल रिफ्रैक्शन की बात की थी तो उस टाइम पे जो प्रिंसिपल सेक्शन के जो एंगल्स थे वो डिफरेंट थे, ठीक है। इस टाइम पे भी एंगल्स हैं, पर एंगल्स क्या लिए हैं हमने, 68 डिग्रीज एंड 112 डिग्रीज, याद रख लेना है इनको, ठीक है। 112 डिग्री का हमारा प्रिंसिपल सेक्शन बनेगा यहाँ पे। अच्छा, सिर्फ यही नहीं है, प्रिंसिपल सेक्शन हमने कट किया है उसको क्रिस्टल को कि हमारा प्रिंसिपल सेक्शन ये बन जाए, ठीक है ना। तो इसकी वजह से जो डबल रिफ्रैक्शन फिनोमेना है उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ा। डबल रिफ्रैक्शन फिनोमेना तो वैसे ही आप देख रहे हैं, यहाँ पे जो लाइट रे है ये अनपोलराइज्ड है, यहाँ पे जो एंटर कर रही है कैसी है, अनपोलराइज्ड है, और यहाँ भी स्प्लिट हो जाती है, जैसे ही एंटर करती है वैसे ही दो रेज में स्प्लिट हो रही है। द अपर वन इज योर एक्स्ट्राऑर्डिनरी एंड दिस वन इज योर ऑर्डिनरी रे, द लोअर वन इज योर ऑर्डिनरी रे, इज इट ओके। ये चीज तो समझ में आ गई, ठीक है। इन एडिशन टू दिस, अब इसने क्या किया, निकोल ने क्या किया, इस जो क्रिस्टल है इट ही कट दिस पर्टिकुलर क्रिस्टल डायगोनली, उसने इस क्रिस्टल को डायगोनली कट कर लिया, यहाँ बीच में आप देख रहे हैं ना, तो इसको ऐसे डायगोनली कट कर लिया, दो पार्ट्स में डिवाइड कर लिया। ये अपर पार्ट है, ये अपर पार्ट है इस क्रिस्टल का, और ये लोअर पार्ट है। इस क्रिस्टल को डायगोनली कट कर लिया है, दो पार्ट्स में कट कर लिया है, ठीक है वही कैल्साइट क्रिस्टल, सिर्फ उसके एंगल्स में हल्का सा चेंज है, एंगल्स में जो प्रिंसिपल सेक्शन है उसके एंगल्स में चेंज है, ठीक है। और उसके बाद उसको क्या कर लिया, कट कर लिया, कट किया
और ये जो पोर्शन जहां से कट किया था उसको ग्राउंड किया है ना, ग्राउंडेड एंड पॉलिश्ड, उसे ग्राउंड किया और उसे पॉलिश किया, और पॉलिश करने के बाद उन दोनों को आपस में ग्लू किया, जोड़ा। और जोड़ा किसके साथ में, यहां पे ये जो बीच में आप देख रहे हो ना ये वाला पोर्शन, ये पोर्शन देख रहे हैं ना बीच में 10-1, कैनेडा balsam cement, they were cemented by using Canada balsam। एक ऐसा मटेरियल लिया जिसका नाम क्या है, कैनेडा बाल्सम, ठीक है। उसके पीछे रीजन है कि यही क्यों लिया। अब आप पूछोगे कि सर यही क्यों लिया, सिंपल ग्लू क्यों नहीं ले ली, फेविकोल से क्यों नहीं जोड़ दिया, है ना, ग्लू ही करना था हमें, दोनों को जोड़ना ही था, ठीक है। तो ये इसी को स्पेसिफिकली क्यों लिया, इसके पीछे रीजन है, इसके पीछे रीजन है। रीजन क्या है, अगर हम रिफ्रैक्टिव इंडिसेस की बात करें, रिफ्रैक्टिव इंडिसेस एनकाउंटर्ड बाय ऑर्डिनरी रे एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे, for ordinary ray it was approximately 1.66, for this balsam cement refractive index it is 1.55, and for extraordinary ray it was approximately 1.49। ये जो कैनेडा बाल्सम सीमेंट है इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है इट लाइज इन बिटवीन दीज टू, इन दोनों के बीच में है, इन दोनों के बीच में है कि नहीं, ऐसा ही है। दिस म्यू ओ इज ग्रेटर देन म्यू बी इज ग्रेटर देन म्यू ई, ऐसा ही है ना, ऐसा ही है ना, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर ऑर्डिनरी रे इसमें एंटर कर रही है तो ऑर्डिनरी रे के लिए ये कैसा मीडियम होगा, फॉर ऑर्डिनरी रे इट विल बी, फॉर ऑर्डिनरी रे इट विल बी, उल्टा कर दिया मैंने मुझे लगता है, ये ऑर्डिनरी रे 1.66 1.55, ये उल्टा लिख लिया मुझे लगता है, नहीं ठीक है, it is 1.66, for balsam it is 1.55 and for extraordinary it is 1.49। हाँ ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग है, ठीक है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बेसिस के ऊपर वेलोसिटी that velocity depends upon that, है ना, ठीक है। तो इस केस में जब हम ऑर्डिनरी रे की बात करते हैं तो ऑर्डिनरी रे के लिए दिस कैनेडा बाल्सम जो ये पोर्शन है that appears bit denser, it appears bit denser in comparison to your extraordinary ray। extraordinary ray के comparatively जो ordinary ray है उसके लिए क्या appear होगा, it will appear denser medium, right। अगर denser है तो हमें पता है कि अगर there is a phenomena called TIR, सुना है नाम इसका, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होता है, क्या होता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, थोड़ा सा एडअप करता हूं। अगर ये डेंसर मीडियम है, कैसा है ये डेंसर मीडियम है, और डेंसर मीडियम में आप रे जो है एक इंसिडेंट कर रहे हो, दिस वन इज योर रेयर इंसिडेंट कर रहे हैं, एंड इफ इट इज इंसिडेंट एबव योर क्रिटिकल एंगल, है ना, ये क्रिटिकल एंगल है ना, क्या कहते हैं उसको, क्रिटिकल एंगल। तो क्रिटिकल एंगल से ऊपर करते हैं तो ये क्या कर जाती है, इट रिफ्लेक्ट्स बैक, क्रिटिकल एंगल से एबव अगर इसको हम इंसिडेंट करते हैं देन इट रिफ्लेक्ट्स बैक, है ना, ऐसे ही होता है ना। पर होना क्या चाहिए कि डेंसर मीडियम में ही आप इंसिडेंट कर रहे हैं, ठीक है, रेयर से डेंसर नहीं जा रहे हैं, डेंसर से रेयर की तरफ इंसिडेंट कर रहे हैं,
और इंसिडेंट कर रहे हैं above critical angle. In that case, the particular ray that gets reflected back into the denser medium, इसी को हम total internal reflection कहते हैं, है ना, total internal reflection कहते हैं. तो यही फिनोमेना यहाँ पे भी हो रहा है इस ऑर्डिनरी रे के साथ. इसके लिए ये मीडियम कैसा हो गया, ऑर्डिनरी रे के लिए ये मीडियम कैसा हो गया, इट बिकम्स डेंसर, राइट. और अगर डेंसर है तो it will, if this particular ray is incident at an angle greater than critical angle, then it will get reflected back. Is it okay? ये क्लियर है. तो यहाँ पे भी ऐसे ही हो रहा है, और ये this it gets reflected in this direction, इस डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट हो जाती है. इसको जाना तो यहाँ चाहिए था ना आगे, ठीक है, नहीं जा रही है. रीजन इज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, राइट. सो हमें जो यहाँ पे फाइनली रे मिल रही है दैट इज एक्स्ट्राऑर्डिनरी रे के लिए यहाँ पे क्या है, द मीडियम, द बाल्सम सेमेंट दैट इज कंपैरेटिवली हैविंग लेसर रिफ्लेक्टिव इंडेक्स. तो वहां पे क्या है, it easily passes through it, it gets transmitted through it. तो हमारे पास यहाँ पे जो रे मिल रही है दैट इज कंप्लीटली प्लेन पोलराइज्ड रे, एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी रे ही हमें मिलती है. जो ऑर्डिनरी रे है दैट गेट्स रिफ्लेक्टेड बैक, और ये जो पोर्शन है दिस द फेज ऑन विच दिस ऑर्डिनरी रे फॉल्स, इट इज ब्लैकेंड, ताकि ये पूरी तरह से एब्जॉर्ब हो जाए, बाहर ना निकले. द फेस ऑन विच दिस ऑर्डिनरी रे फॉल्स दैट इज मेड ब्लैकेंड, उसको ब्लैक कर दिया जाता है पूरी तरह से, ताकि उसको क्या कर ले, एब्जॉर्ब कर ले. तो हमारे पास सिर्फ एक ही रे बाहर मिलती है हमें, वो कौन सी मिलती है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी रे मिलती है, राइट. तो इस तरह से जो ये डिवाइस बनी है इसे क्या नाम दिया गया, निकोल प्रिज्म. क्या नाम दिया गया इसे, निकोल प्रिज्म. तो निकोल प्रिज्म के केस में हमने क्या डिस्कस किया कि पहले तो भैया है तो कैल्साइट क्रिस्टल ही, पर इसका जो प्रिंसिपल सेक्शन है उसके एंगल्स डिफरेंट हैं. वन इज 68 डिग्रीज, अनदर वन इज 112 डिग्रीज. इसको टू पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया, पर डिवाइड कट इस तरह से किया गया कि इट इज कट डायगोनली कट किया, और उसके बाद उसको ग्राउंड किया, ग्राउंड करने के बाद उसे पॉलिश किया, और पॉलिश करने के बाद क्या कर लिया, बोथ द पार्ट्स दे वर ग्लूड अगेन, दोनों को एक दूसरे के साथ ग्लू किया गया. पर ग्लू कैसे किया गया, विद द हेल्प ऑफ, वेरी गुड, कनाडा बाल्सम सीमेंट, ठीक है. और उसके पीछे रीजन है क्योंकि इसका जो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है दैट लाइज बिटवीन दीस टू रेज, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स एनकाउंटर्ड बाय दीस टू रेज, ठीक है. तो एक के लिए क्या बन जाता है ये, फॉर वन ऑफ द रेज इट बिकम्स डेंसर मीडियम, और फॉर अनदर इट बिकम्स रेयरर मीडियम. जिसके लिए डेंसर बन जाता है वो क्या कर जाती है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का फिनोमेना शो करती है, ठीक है, वहां से वापस हो जाती है, ठीक है. ऑब्वियसली जो विंडो है वो स्मॉल है, इट इज अप्रोक्सीमेटली 20 to 28 डिग्रीज, है ना. जिस पर्टिकुलर विंडो में आपने इसको इंसिडेंट करना है, जिस एंगल पे आपने इंसिडेंट करना है वो भी तो इफेक्ट करता है ना, ठीक है. तो विंडो स्मॉल है, पर उस विंडो के अंदर आप इंसिडेंट करते हो क्रिटिकल एंगल से अबव, तो क्या करेगी वो ऑर्डिनरी रे जो है वहां से रिफ्लेक्ट बैक कर जाती है. रिफ्लेक्ट करती है तो जो फेस, जिस फेस के ऊपर ये फॉल करती है, द फेस ऑन विच दिस ऑर्डिनरी रे फॉल्स दैट इज ब्लैकेंड इन ऑर्डर टू एब्सॉर्ब इट कंप्लीटली, ठीक है. तो हमारे पास सिर्फ एक ही रे हमें मिलती है अल्टीमेटली, ओनली वन रे इज ट्रांसमिटेड एंड दैट इज एक्स्ट्राऑर्डिनरी रे. और एक्स्ट्राऑर्डिनरी रे जब बाहर निकल रही है तो ऑब्वियसली उसमें क्या है हमारे पास, वी हैव वाइब्रेशंस इन द प्लेन ऑफ पेपर ओनली, प्लेन पोलराइज्ड रे हमें मिलेगी. अब दो नहीं मिल रही है, सिर्फ एक ही मिल रही है. इज इट ओके, ये क्लियर है. चलिए इसके आगे चलते हैं. और दिस निकोल प्रिज्म इट कैन बी यूज्ड एज पोलराइजर एंड एनालाइजर बोथ, दोनों तरह से हम इसको यूज कर सकते हैं. आप यहां देख रहे हो निकोल प्रिज्म 1, निकोल प्रिज्म 2. दिस वन इज योर अनपोलराइज्ड लाइट. ये कौन सी है, ये अनपोलराइज्ड लाइट है. यहाँ पे निकोल प्रिज्म 1 से जब पास कर रही है तो इस टाइम पे जो इसकी एक्सिस है, ये प्रिंसिपल सेक्शन है, उसको कैसे रखा गया है इन वाइब्रेशंस, है ना, किसी पर्टिकुलर इसके, है ना. तो इसमें से वही पास करेंगी जो इसमें से वही, सॉरी इसमें अनपोलराइज्ड में तो सारी ही होती है ना, ऑल वाइब्रेशंस होती हैं, तो इसमें से पास वही करेंगी जो इसके एक्सिस के पैरेलल होंगी, है ना. तो जो पैरेलल है वो ये पास कर रही हैं, वही वाइब्रेशंस पास कर रही हैं, ठीक है. अब जो सेकंड निकोल प्रिज्म रख रहे हैं उसकी जो एक्सिस है या प्रिंसिपल सेक्शन है उसके बिल्कुल क्या है, पैरेलल है,
उसके अगर पैरेलल रखते हैं तो ये एज इट इज पास हो जाती है, वी विल हैव मैक्सिमम इंटेंसिटी देयर, वी विल हैव मैक्सिमम इंटेंसिटी। तो इस केस में मैक्सिमम इंटेंसिटी, मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? नहीं आ रही है तो फिर मैं बता सकता हूँ, दोबारा डिस्कस कर सकता हूँ। दो क्रिस्टल्स हैं, इस तरह के क्रिस्टल्स हैं, ये क्रिस्टल ये है, ये क्रिस्टल और ऐसा है, ठीक है। दोनों के जो एक्सिस हैं उनको हमने क्या कर लिया है, ये एक्सिस है और दूसरी की एक्सिस है, दोनों को क्या कर लिया, पैरेलल है। जब तक पैरेलल है तो क्या है, जो रेज इसमें से एक बार पास कर गई, जो वाइब्रेशंस पास कर गई, तो उसमें से भी एज इट इज पास कर जाएंगी। पर अगर इसको मैं रोटेट कर दूं तो, सेकंड प्रिज्म को अगर मैं रोटेट कर दूं तो उसकी इंटेंसिटी कम होती जाएगी, और अगर जब ये परपेंडिकुलर होगी तो उस केस में देयर विल बी नो लाइट। अगर दोनों के प्रिंसिपल सेक्शंस, ये दोनों की एक्सिस एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो जाती है, हमने शुरू में किया था टॉरलाइन क्रिस्टल के केस में, सेम बिहेवियर इज शोन बाय द निकोल प्रिज्म आल्सो। वही बिहेवियर हमें निकोल प्रिज्म भी बताती है। इज इट ओके? ये क्लियर है? तो निकोल प्रिज्म के बारे में लिख लेंगे, अगर पूछेंगे भाई निकोल प्रिज्म क्या है, इसको एक्सप्लेन कर लेंगे, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। इसके बाद जो केस है वो है सिलेक्टिव ऑब्जर्प्शन का। पोलराइजेशन बाय, मैंने बोला था कि जो पोलराइजेशन है वो सिर्फ फर्स्ट वन केस वाज बाय एब्जॉर्प्शन, नहीं पहले वाला केस कौन सा किया था हमने, इट वाज बाय रिफ्लेक्शन। फर्स्ट केस वाज बाय रिफ्लेक्शन, अगर आपको याद होता है ना, ठीक है। और सेकंड केस वाज बाय डबल रिफ्रैक्शन, डबल रिफ्रैक्शन, एंड दिस वन इज द थर्ड केस, पोलराइजेशन बाय सिलेक्टिव एब्जॉर्प्शन, सिलेक्टिव एब्जॉर्प्शन। तो सिलेक्टिव एब्जॉर्प्शन वाला केस हमने ऑलरेडी कर रखा है, मैं आपको याद करवाता हूं। जो टर्मलाइन क्रिस्टल है दैट शोज द बिहेवियर, दिस पर्टिकुलर बिहेवियर ऑफ सिलेक्टिव एब्जॉर्प्शन, सिलेक्टिव एब्जॉर्प्शन। उस केस में जो हमारी ऑर्डिनरी रे है दैट गेट्स एब्जॉर्ब, उसको कंप्लीटली एब्जॉर्ब कर लेता है, आपको निकोल प्रिज्म बनाने की जरूरत नहीं है। जो कैल्साइट क्रिस्टल के केस में डबल रिफ्रैक्शन फिनोमेना होता है वो उस केस में नहीं है, उसमें है भी तो जो ऑर्डिनरी रे है दैट गेट्स कंप्लीटली एब्जॉर्ब्ड देयर। अगर आपको याद हो टॉप लाइन क्रिस्टल की, तो टॉप लाइन क्रिस्टल के केस में कुछ इस तरह से आपने देखा होगा, कुछ इस तरह से हमने उसे यूज किया था। इसमें से प्लेन पोलराइज्ड लाइट हम एंटर करते थे, सॉरी अनपोलराइज्ड लाइट एंटर करते थे, और हमें कैसे मिलती थी, वाइब्रेशंस इन वन डायरेक्शन ओनली, एंड डायरेक्शन पैरेलल टू इट्स क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस। तो जो टर्मलाइन क्रिस्टल है दैट शोज दिस पर्टिकुलर फिनोमेना ऑफ सिलेक्टिव एब्जॉर्प्शन, ये टर्मलाइन क्रिस्टल हमें बताता है ना। इस तरह के क्रिस्टल को हम डाइकोरिक क्रिस्टल्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? डाइकोरिक क्रिस्टल्स भी कहते हैं, कहीं लिखा होगा ऐसे, इट इज रिटन समवेयर, दिस इज कॉल्ड योर डाइकोरिक प्रॉपर्टी, और डाइकोरिक क्रिस्टल्स भी कहते हैं, डाइकोरिक क्रिस्टल्स भी कहते हैं, ठीक है, ठीक है। ये फिनोमेना, दिस फिनोमेना इज आल्सो यूज्ड बाय पोलराइड्स, सुना है नाम पोलराइड्स का? इट इज आल्सो शोन बाय पोलराइड्स, सुना है पोलराइड्स का नाम? This phenomena of selective absorption is also shown by polarides, है? नहीं सुना है? सुना है? Polarized glasses सुना है? हैं? कहाँ सुना है? 12th में था। क्या करते हैं? कहाँ यूज करते हैं? सनग्लासेस वगैरह में। तो ये सारी चीजें यहाँ लिखी हुई हैं, ठीक है, यहाँ आपके सामने है। If we take a sheet of polyvinyl alcohol, उसको हीट करते हैं, उसको स्ट्रेच कर लेते हैं। एक शीट लेते हैं पॉलीविनाइल अल्कोहल की, और उसको क्या करेंगे, हीट करेंगे और उसको स्ट्रेच कर लेंगे। इट इज स्ट्रेच 3 to 8 टाइम्स ऑफ इट्स ओरिजिनल लेंथ, 3 to 8 टाइम्स इसकी जो लेंथ है उसको हम स्ट्रेच कर देते हैं, है ना। तो ऑब्वियसली जो मॉलिक्यूल्स हैं वो भी स्ट्रेच हो जाएंगे, है ना, ठीक है। दिस स्ट्रेच्ड फिल्म दैट विल एक्ट एज दिस सिलेक्टिव, दैट शोज द प्रॉपर्टी ऑफ दिस सिलेक्टिव एब्जॉर्प्शन देयर। इनको एच पोलराइज्ड भी कहते हैं, पोलराइड्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं हम इसे? एच पोलराइड्स, ठीक है। दे आर यूज्ड कमर्शियली। कमर्शियली कहाँ यूज करते हैं बताया, जो आपके ग्लासेस हैं उसके ऊपर, एंटी ग्लेयर ग्लासेस बोलते हैं हम कि नहीं, बोलते हैं कि नहीं, है ना। एंटी ग्लेयर स्क्रीन भी हम कहते हैं ना, है? कई बार हम लैपटॉप खरीदने जाते भी कैसी होनी चाहिए, एंटी ग्लेयर होनी चाहिए, है? ठीक है। ये एंटी ग्लेयर जो प्रॉपर्टी है ये क्या है, जब हम ग्लासेस में यूज करते हैं तो जैसे
जब भी आप किसी ऐसे एरिया में जाते हैं जहां स्नो है ना, या जहां पे जो सर्विसेज हैं, जहां वेट सर्विसेज हैं, ठीक है, शाइनी सर्विसेज हैं, तो शाइनी सर्विसेज क्या करते हैं, वहां से जो ग्लेयर आता है वो क्या करता है, हमारे आईज को डैमेज कर सकता है, ठीक है। तो इन दैट केस वी विल सिंपली यूज ग्लासेस, दिस पोलराइड ग्लासेस, इन पर्टिकुलर ग्लासेस उस टाइम पे हम यूज करते हैं, वो कौन से होते हैं, पोलराइड। पोलराइड के केस में क्या हो जाती है, इंटेंसिटी कम हो जाती है, इंटेंसिटी कम हो जाती है। इज इट ओके? ठीक है। दूसरा यूज, these are used in windows in case of trains and aeroplanes. Instead of taking a single Polaroid, we will use two Polaroids simultaneously there. ठीक है, एक ग्लास के बजाय हम दो ग्लास वहां लगा लेते हैं और दूसरे वाले को रोटेट करते हैं। दूसरे ग्लास को क्या करें, रोटेट करें। तो रोटेट करने से क्या होगा, एक पोलराइजर की तरह काम करेगा और दूसरा, ठीक है। तो एक्चुअल में वो इंटेंसिटी को कम करने के लिए, इंटेंसिटी को कम करने के लिए यूज करते हैं ना, रिटन देयर। माइक्रोस्कोप, they are also used, they are also fitted with polarizer there. माइक्रोस्कोप्स में भी पोलराइजर्स को फिट करते हैं, हल्की थिन फिल्म होती है ये, है ना, जो तुम्हारी सिंपल जो ग्लासेस यूज करते हैं, ग्लासेस के ऊपर हल्की सी पतली सी फिल्म आगे लगा देते हैं पोलराइड की, है ना। तो वैसे माइक्रोस्कोप के ऊपर भी लगा लेते हैं, ताकि अगर हमने पार्टिकल्स को देखना है, उसके ऊपर आपने लाइट इंसिडेंट करी है, तो वो उससे जो ग्लेयर आ रहा है, तो पार्टिकल को आप प्रॉपर्ली देख नहीं पाएंगे ना, उसके साइज को देख नहीं पाएंगे। तो उसके लिए क्या करेंगे, तो वहां पे क्या करते हैं, पोलराइड यूज करते हैं। इज इट ओके? ठीक है। इन एडिशन टू दिस, माइक्रोस्कोप ने देख लिया, पोलराइड दे आर यूज्ड इन द हेडलाइट्स एंड दिस विंडशील्ड्स, जो गाड़ी की आगे शील्ड, विंडशील्ड होती है, रात को देखना जरा, कभी जो लोग ड्राइव करते हैं उनको पता होगा कि सामने से लाइट पड़ती है तो क्या कुछ दिखना बंद हो जाता है ना, ऐसा डिफिकल्ट हो जाता है ड्राइव करना, ठीक है। तो उसमें विंडशील्ड के ऊपर भी क्या होता है, ये पोलराइड्स को यूज किया जाता है, थिन शीट को यूज किया जाता है, ताकि जो इंटेंसिटी है उसकी क्या हो जाए, कम हो जाए, कम हो जाए, ठीक है। तो आप जो रोड है उसको प्रॉपर्ली देख पाए, ठीक है। और हेडलाइट्स के ऊपर भी रखा जाता है ताकि जो इंटेंसिटी है वो कम रहे उसकी। क्लियर है? ठीक है। और ओबियसली लैब में तो पोलराइज्ड लाइट अगर हमें आपको बताना है कि भाई पोलराइज्ड लाइट कैसी है, प्लेन पोलराइज्ड लाइट कैसी है, तो वहां पे लैब में भी इसको यूज किया जाता है। इज इट ओके? ठीक है, आगे चलते हैं, एक टॉपिक और लेते हैं। टाइम तो नहीं हो गया? समय, छोटा सा टॉपिक है, इसी के ऊपर हो गया, कोई बात नहीं। दिस इज पोलराइजेशन ड्यू टू स्कैटरिंग। स्कैटरिंग, स्कैटरिंग की बात करें तो अगर हम स्काई की तरफ देखते हैं ना, स्काई कैसी है, स्काई का कलर कैसा है, ब्लू, ब्लू है ना, ठीक है। सन की तरफ नहीं देखना है और आपने पोलराइड लेना है, पोलराइड लेना है, पोलराइजर है ना, पोलराइड लेना है, उस पोलराइड को आप रोटेट करो तो यू विल सी दैट इंटेंसिटी विल चेंज व्हाइल रोटेट दैट पोलराइड। ब्लू पोर्शन की तरफ देखना है तो आप देखोगे तो उसकी इंटेंसिटी क्या है, चेंज होगी। इसके पीछे रीजन है, जो लाइट सन से जो जा रही है वो अनपोलराइज्ड है, जो मॉलिक्यूल्स हैं उन मॉलिक्यूल्स के साथ क्या होती है, स्कैटर होती है। स्कैटर होने के बाद कुछ पोर्शन तो सीधा चला जाता है कि अनपोलराइज्ड, जो आपकी तरफ, आप नीचे यहाँ 90 डिग्री के ऊपर हैं, अगर आप यहाँ नीचे से 90 डिग्री के ऊपर उसको देख रहे हैं तो ओबियसली जो लाइट आपके पास आ रही है वो कैसी है, प्लेन पोलराइज्ड लाइट है। कैसी है, प्लेन। और यहाँ पे अगर आप पोलराइजर लगा लेते हो तो क्या होने वाला है, यहाँ पे अगर आप पोलराइजर लगा रहे हो तो क्या कर रहे हो, इसको रोटेट करिए, इसको रोटेट करिए, क्या होगा, इंटेंसिटी चेंज होगी, इंटेंसिटी चेंज होगी। इज इट ओके? ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि स्कैटरिंग से भी पोलराइजेशन होती है, स्कैटरिंग से भी पोलराइजेशन होती है। इज इट ओके? इसको आज यहाँ स्टॉप करते हैं, ठीक है। हल्का सा इसका रिकैप्चुलेट लेंगे और फिर उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक शुरू करेंगे, ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। आज का यहीं खत्म करते हैं।